नाज़रीन आदाब, मैं नाइश हसन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नाइश हसन ऑफिशियल। आज हम जिस शख्सियत से गुफ्तगू करेंगे वो हिंदुस्तान के साथ ही पूरी दुनिया में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और यूं कहें कि उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। आपको कर्नाटक साहित्य अकादमी ने उनके लेखन के लिए पुरस्कृत किया और इससे भी आगे की बात ये कि सन 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया उनकी शॉर्ट स्टोरी बुक हार्ट लैम्प के लिए। ये हमारी खुशनसीबी है नाजरीन कि आज हम बैठे हैं बानो मुश्ताक साहिबा के साथ। तो अब हम सीधे मुखातिब होते हैं बानो मुश्ताक साहिबा से। मैम आपका बहुत स्वागत है और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मुस्लिम औरतों के हालात हिंदुस्तान में बहुत ख़राब है, उसकी क्या वजह है और उसे कैसे सही किया जा सकता मैं नहीं समझती कि बहुत ख़राब है, मगर इंजस्टिस तो हो रहे हैं उनके साथ। इसके बारे में अब उनको आजकल आला तालीम मिल रही है मुस्लिम लड़कियों को, कोई मना नहीं कर रहा है, उनके घर वालों भी मना नहीं कर रहे हैं। दे आर परस्यूइंग हायर स्टडीज़ और जॉब्स में भी हैं, मगर उनसे एक कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस तो हैं उनको मज़हब के नाम पर। थोड़े जगह पर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अलावा मुस्लिम औरतें एक अच्छी तरह से एक बाहोश ज़िंदगी गुजार रही हैं, मगर जितना वो इस्लाम के दायरे में ही कौन से दायरे में फिट होते हैं, इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय देम। और सुन्नी मुस्लिम से शिया हैं, बोरा हैं, खोजा हैं, उनके जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं कहाँ तक उन पर लागू होती है, दैट मैटर्स। अब ऐसे मामले में हम ये नहीं कह सकते कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनकी हालत बेहतर हो रही है। एजुकेशन जो मिल गया है एक इंसान को, एक शख्स को, एक औरत को, तो उसका नज़रिया ही बदल जाएगा और हमको खुश होना चाहिए कि उनको बाकायदा एजुकेशन मिल रही है एंड आई एम होपफुल अबाउट इट। मुस्लिम लॉ जो है, जो पारिवारिक कानून जिसको कहते हैं 1937 शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जो है, क्या आपको लगता है एक लॉयर होने की हैसियत से कि क्या ये कानून औरत को इंसाफ दे रहा है? नहीं, 37 एक्ट में औरत का ऐसा कोई एक प्रोविजन औरत के लिए बनाया नहीं गया है। इट इज़ ओनली, जो आप देखिए लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखेंगे तो इसके अंदर मुस्लिम्स देवर गवर्न बाय मुस्लिम पर्सना, हिंदू शास्त्रीय पंडित लोगों ने वो इंटरप्रेट करते थे। जब अंग्रेज यहाँ पे आए, इट्स अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ। जब अंग्रेज यहाँ इंडिया आए तो उनको उनकी ज़रूरत ये पड़ी कि मुस्लिम पारिवारिक कानून किसे अप्लाई होगी और हिंदू पारिवारिक कानून किस लोगों को, कौन कौन लोगों को अप्लाई होगी। इसीलिए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट सिर्फ इतना कहता है कि मुस्लिम्स आर गवर्न बाय दिस लॉ, दैट्स ऑल। एप्लीकेबिलिटी है ये दायरे में, ये ग्रुप में, ये कानूनी आई मीन मंजर में मुस्लिम्स आएंगे। दे cases will be considered under this Muslim ये शरीयत एक्ट 1937 है ना, इसमें अप्लीकेबिलिटी है। हिंदूज को हिंदू लॉ में वहाँ भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। दया भागा है, मिताक्षरा है, and they will be governed by that act and Muslims will be governed by this। ये एप्लीकेबिलिटी है, इसमें औरतों के लिए स्पेशल तौर से कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया। इट इज़ फॉर द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी। तो क्या ये इस लॉ के तहत जब मुसलमान औरत जाती है तो उसको जस्टिस मिल पा रहा है? जैसे नहीं, मैं यही बोल रही हूँ मुस्लिम वुमेन इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन दिस ग्रुप, not as a special group, as a general group she is considered here। उसको इन्वोक होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लीकेबल होता है, बस ये तक जनरल। उसमें सेक्शंस ही कितने हैं? बिल्कुल कम गिनती के सेक्शंस हैं। सेक्शन 2 तो बिल्कुल ही उसके मतलब इंसाफ नहीं देता है, अगर आप उस पर जाएँ तो। या सेक्शन 2
कोई भी परंपराएं जो हों वो जो लिखी ना हो वो भी कानून में वो भी मानी जाएगी, उसी का सहारा ले लेते हैं लोग और कहते हैं कि नहीं है सर, ये इट्स अ चैलेंजेबल थिंग बिकॉज इसमें कुरान, बेसिक सोर्स ऑफ इस्लाम इज कुरान एंड हदीस। इसके अंदर कुरान में जो कहा गया, हदीस से जो इंटरप्रेट किया गया वही तो लॉ बनता है मुसलमानों के लिए। ये नहीं कि लोकल कस्टम्स जो हैं वो, मगर होता है इस्लाम के नाम पर लोकल कस्टम्स पे अडॉप्ट करते हैं अब लोग, और अपना जो एक पेट्रियार्कल कानून में उसको तब्दील करते हैं। यही तो नज़ाकत, यही तो बारीकी। हाँ, मैं तो अपने पूरे वर्क्स में और बहुत सारे मुस्लिम औरतें अपने अपने इंटरप्रिटेशन में कह रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं और हम पर नाफिज कर रहे हैं, ये असली इस्लामी कानून नहीं है, वो तो अलग है। इस्लाम इज मोर ह्यूमन टुवर्ड्स वुमेन। हमको वो कानून में इंटरप्रेट कीजिए, इस जो रिवायत जो है, कस्टम्स हैं, इसमें मत शुमार कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि एक जेंडर जस्ट लॉ अगर बने देश में तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, जेंडर जस्टिस क्लास में देखिए, अब मैं ये सपोर्ट करना या नहीं सपोर्ट करना ये अलग बात है, मगर ये बात में जब हम आएंगे तो इसमें और भी एक नज़ाकत और बारीकी ये आएगी कि मुस्लिम्स दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर प्रोवाइडेड फॉर मुस्लिम पर्सनल, Hindus are governed by Hindu law. So and Christians, Parsis, इनको सुबह एंड कश्मीर हैज़ बीन एक्सक्लूडेड। ये सब प्रोविजंस अलग अलग प्रोविजंस दिए हैं। अगर जेंडर जस्टिस इस्लाम में जो जेंडर जस्टिस आई मीन प्रोविजंस दिए हैं, शी हैज़ गॉट ए राइट टू बर्थ उसको दिया गया है, क्योंकि लड़की पैदा होने के पहले ही उसको मर्डर कर देते हैं। उसके बाद उसको एजुकेशन का राइट दिया है, उसके बाद उसे अपने चॉइस की शादी, यानी ये जब वो कबूल करना पड़ता है कि हाँ मैं इसके साथ ज़िंदगी करूँगी, इसको मैं अपना साथी मानूंगी, तो वो राइट भी दिया है। चॉइस है उसे अपने शौहर को चुनने में, चॉइस है। फर्दर राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू डिवोर्स है। इतने सारे हुकूक से, इतने सारे जस्टिस से, इतने सारे जीने के सहारे से, यू इमेजिन इट वाज गिवन टू आवर 1400 years बैक, जो आज हमारे हिंदू बहनें लड़ रहे हैं कि हमको प्रॉपर्टी राइट्स दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर देयर आर सेवरल इंटरप्रिटेशंस एंड इट हैज रीच्ड फाइनलिटी। आज पूछ रहे हैं वो, दे वर डिनाइड। आज तक उनको कोई प्रॉपर्टी का हक ही नहीं था उनको, पेरेंटल प्रॉपर्टी में। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के प्रॉपर्टी थे उसको कुछ क्लेम नहीं कर सकते थे, सिर्फ लड़कों का हक था। मगर यू इमेजिन इट वाज गिवन टू अस 1400 years बैक। सो जेंडर जस्टिस के लिए इस्लाम में बहुत सारा गुंजाइश है, बहुत सारे प्रोविजन है। ये बात वहाँ आती है जब वो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, मिसकोट होता है, जब वो तोड़ मोड़ के औरतों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। देर कम्स द चैलेंजेस फॉर मुस्लिम वुमेन। वरना बहुत सारे हुकूक उनको दिए गए हैं। और आप सोचिए इसका ट्रू स्पिरिट क्या होगा जब इतने सारे हुकूक 1400 साल पहले दिया गया है, तो इसका क्या एक ओरिजिनल स्पिरिट होगा, ट्रू स्पिरिट होगा। औरत को एक इंसान मानना, उसको हुकूक देना। और हुजूर के ज़माने में तो औरतों के बहुत ही ऊंचा मुकाम था, बट मगर उनके गुजरने के 100 साल पहले once again patriarchy started ruling and all these issues cropped up after the death of prophet and when the patriarchy cropped up. ये पेट्रियार्कल इश्यूज हैं, इस्लामिक इश्यूज हैं। हमको ये थोड़ा नज़ाकत से जानना चाहिए कि हम जो चैलेंज कर रहे हैं वो पेट्रियार्कल इश्यूज हैं
या कस्टम वाइज जो हमारे मौलवियों ने इंटरप्रेट किया है वहाँ whether there lies the fault or whether the patriarchy is dominating us. ये थोड़ा नज़ाकत करनी तो इसका मतलब वो जो पेट्रियार्की हावी है कानून पे उसे बदले जाने की जरूरत आप महसूस करते हैं? या पेट्रियार्की या पेट्रियार्कल ये मैरिटल रेप के इतना सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा, आप क्या सोचते हैं क्या कानून बदल I have not applied my mind in detail because once again it is an issue marital rape के बारे में शशि तरूर ने अब जिक्र किया है और I thought एक मेंटल नोट में की हूँ मैं कि I want to just go through it in detail या उसके बाद में I will be able to answer it because एक ऑफ हैंड में कुछ ऐसे ही नहीं बोल कि सकती कानून बना के सब बदल जाएगा शायद ऐसा नहीं ऐसे ही नहीं बोल सकते आई जस्ट वॉन्ट टू गो थ्रू इट एज अ वुमन एज ए मदर एंड ए मैरिड वाइफ एंड हाउ एक फैमिली स्ट्रक्चर में ये क्या हो सकता है इसके बारे में मैं अपना सोच लगाना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हम बहुत खुश हैं कि आज आपके साथ बैठ के हम